इस दोषी को धारा 376 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। साथियों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, पिछले 1 महीने से उसकी पूरी कहानी आप तक पहुंच रही है। लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं दोस्तों, जो शायद आपकी नजरों से और अब तक हमारी नजरों से भी छूट रहा था। साथियों, पश्चिम बंगाल के इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए कि ममता बनर्जी के 5 प्यादे कौन हैं, जिनकी वजह से सीबीआई कभी जीवन में यह केस सुलझा तो पाएगी, लेकिन देश की जनता को बता नहीं पाएगी। उन प्याद के साथ एक वजीर की भी बात करेंगे। साथियों, आपको इस पूरे केस में एक ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिसके बाद आपको लगेगा कि शायद बंगाल में जो बेटी के साथ हुआ, आप कभी भी उससे माफी तक मांगने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस देश में वह बेटी थी, जिस देश में इलाज की जरूरत को समझते हुए वह डॉक्टर बनी, दूसरी नौकरी न करके एक डॉक्टर की ही नौकरी की, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। साथियों, इसमें जितनी बड़ी गलती राजनेताओं की है, उससे ज्यादा जो गलती है वह यूपीएसएससी की परीक्षा पास करके आए वहां के अधिकारियों की है। आप समझिए कि इतने बड़े सिस्टम में नैतिकता अगर कहीं किसी एक के पास होती तो वह 100 बेईमानों के भीड़ में अकेले ईमानदारी की बुलंदी साबित कर सकता था। लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल के केस में कोई एक ईमानदार नेता, कोई ईमानदार अधिकारी दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, इस केस के पहले पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे उन 5 प्यादों की कहानी जिनके रहते शायद यह केस कभी ना सुलझे, और वजीर की एंट्री होते ही केस 48 घंटे में खुल सकता है और देश की जनता जान सकती है कि असली गुनाहगार कौन है, पीछे की साजिश कौन रच रहा है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के साथ उनकी सरकार में जो आरोपियों को रक्षा दी जा रही है वह किसकी शह पर दी जा रही है। आज इस कहानी में आपको एक एक एंगल बताकर यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि असल में पश्चिम बंगाल में हुआ क्या। साथियों, अब तक इस केस को 21 दिन हो गए। इस केस और जांच को 21 से 22 दिन सीबीआई इस केस को नहीं सुलझा पाई। आखिर क्यों नहीं सुलझा पाई? जब वो लोग वहां जांच करने गए तो उनको यह नहीं पता चला कि जो दीवारें तोड़ी गई, जो सबूत मिटाए गए, उनको तलाशें। वो आदेश देने वाले लोग कौन हैं? वो चिट्ठी लेने में इनको 21 से 22 दिन लग गया। एक लेटर को पकड़ने में यूपीएसएससी की परीक्षा पास करके गए। जो आप कह रहे थे एकदम सही बात है। आप यूपीएसएससी की परीक्षा में जो कप रखा है इसमें से सवाल पूछते हैं कि इसमें पानी कितना भरा है, आधा खाली है, पूरा आधा भरा है। आपको क्या दिख रहा है? महाभारत के अर्जुन की तरह मछली की आंख दिख रही है कि नहीं? अगर मछली दिख रही थी तो फिर वहां मछली की आंख क्यों नहीं दिख रही थी? सीबीआई के अधिकारियों को यह नहीं पता चला 21 से 22 दिनों तक। और आप जिन 5 प्याद की बात कर रहे हैं, 5 प्यादे कौन हैं, उस पर आप लोगों को विस्तार से जानकारी दीजिएगा। लेकिन मैं एक कोलकाता केस की वह घटना बताता हूं जब सीबीआई की टीम 40 मिनट की देरी से कोर्ट में पहुंचती है। आपको सुनवाई करना है, इस मसले पे आपको जाकर वहां पक्ष रखना है। आप 40 मिनट की देरी से पहुंचते हैं, सरकारी वकील 40 मिनट की देरी से जाते हैं। आप फाइल ही नहीं देंगे। जज इंतजार कर रहे थे, वह गुस्से में आकर यह पूछते हैं कि बताओ, संजय राय को जमानत दे दें। क्या जज को यह कहना पड़ा? आप समझिए कि कौन लोग हैं जो इंसाफ नहीं दिलवाना चाहते। हम उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल इस बात से, उस है सिस्टम से है कि आखिर एक बिटिया को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी और लंबी चौड़ी जांच प्रक्रिया के बाद, सीबीआई की 5 टीमें जाने के बाद, कोलकाता पुलिस की पूरी फौज लगने के बाद, आखिर क्यों वही सवाल है कि एक तरफ 5 टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ 5 सियासत के प्यादे हैं जो ममता बनर्जी के अभी अंगरक्षक बने हुए हैं। मैं पदों की बात की जब शुरुआत कर रहा हूं तो शुरुआत पश्चिम बंगाल के उसी घराने से होनी चाहिए जहां मुख्यमंत्री अभी काबिज है। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी, उनकी जो कहानी है वह कहानी यह है कि वह ममता बनर्जी से बगावत करने को तैयार तो हैं, लेकिन उनकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हैं। अगर उनकी जड़ें मजबूत होती तो शायद बंगाल में बगावत की खबर आप देख चुके होते। इस पूरे केस को, चूंकि कॉलेज को जो मैनेज करने की जो पॉलिटिकल क्षमता थी वह ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी को थी। अगर ममता बनर्जी से ज्यादा संदीप घोष के अड्डों के बारे में कोई जानता होगा तो वह अभिषेक बनर्जी जानते होंगे। इसे आप सरल शब्दों में समझने के लिए समझिए कि जैसे यूपी के भीतर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सारे ठिकानों की जानकारी शिवपाल सिंह यादव को होती थी और सब कुछ वह मैनेज करते थे। इसकी बहुत लंबी कहानी है, उसकी कभी फिर आकर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से नाराज होने के बावजूद भी मर्यादा की लाइन में रहकर उनको बता रहे हैं कि पॉलिटिकल रिवेंज तो कभी आपसे मैं लूंगा ही, सत्ता तो मुझे चाहिए ही, क्योंकि आप दें या नहीं। कालीन भैया की तरह मिर्जापुर की गद्दी, इसी तरीके से वहां भी स्थिति बनी हुई है। तो ममता बनर्जी जो है इस बात को जानती हैं कि उनका भतीजा कम से कम इस केस में कुछ ऐसा नहीं बोलेगा जिससे परिवार के राजनीतिक सिस्टम दाव पे ही लग जाएंगे। इसीलिए अभी अभिषेक बनर्जी प्यादे के तौर पर ममता बनर्जी की भूमिका में है
और सब कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि बंगाल में बहुत आसानी से किसी रिश्तेदार के कहने पे मैनेज किया जा रहा है। प्यादा नंबर 2 जो है मैंने उन्हें रखा है, जो बीजेपी के एक नेता हैं शिवेंदु अधिकारी, जो पहले बीजेपी में थे, फिर टीएमसी में, टीएमसी से फिर बीजेपी में, यानी कि उनका दिल कभी इधर कभी उधर होता रहा है। ऐसे व्यक्ति हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के भी होते हैं, या उनको यह इच्छा होती है कि उनकी महत्वाकांक्षा कहीं भी पूरी हो, वो वहां पे खड़े रहेंगे, उसी नैतिकता के साथ खड़े रहेंगे। शिवेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो चाहते तो पूरे केस पे बहुत जोर डाल सकते थे, और ममता के सामने चूंकि चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी थे, और ये ऑफिशियल बात है कि ममता को अगर कोई फाइट दे सकता है पश्चिम बंगाल में तो वो है शिवेंदु अधिकारी। लेकिन पूरे प्रकरण में शिवेंदु अधिकारी की जो भूमिका रही है वो मेरे हिसाब से वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। वो पश्चिम बंगाल की बेटी को न्याय देने के बजाय पूरी घटना पर कई दिनों तक चुप रहे। राज्यपाल कैंडल जला रहे थे। अपने कार्यालय में बीजेपी के नेताओं को प्रोटेस्ट करने में लंबा चौड़ा वक्त लग गया। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके चौथे नंबर के प्यादे की कहानी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन प्यादा नंबर 3 अगर आप बात करिएगा तो अखिलेश यादव भी है, और दिल्ली की घटना और बंगाल की घटना को जोड़कर आपको देखना पड़ेगा। दिल्ली की सियासी घटना और पश्चिम बंगाल की वो घटना जिसमें जो घटना अभी महिला के साथ हुई है। अब जो तीसरे प्यादे हैं वो है अखिलेश यादव। यूपी की सियासत के बड़े नाम बन चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी का वह मतलब आशीर्वाद लेते रहते हैं। और अगर अखिलेश यादव को कोई एक नेता जो मना सकता है, और अखिलेश की बात इंडिया गठबंधन में कोई एक ऐसी नेता जो नहीं काट सकती, वो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव हैं। दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मतलब बहुत अच्छा मेल जोल है, और जरूरत पड़ने में कि किसको मुख्य प्रधानमंत्री बनना है, किसको गृह मंत्री बनना है। ऐसी कभी स्थिति अगर इंडिया गठबंधन के सामने आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं अपनी पार्टी का, तो वहां पे अखिलेश और ममता की जो जोड़ी है वो आपको दिखेगी। तो अखिलेश का डर भी मोदी सरकार को दिखाया जा रहा है, और ये साफ है कि होने को सियासत में कुछ भी हो सकता है। इस प्यादे की कहानी में थोड़ा आप इसे कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ अखिलेश का पूरा समर्थन रहता है। प्यादा नंबर जो 4 है दोस्तों, वो बहुत दिलचस्प कहानी है। वो कभी कांग्रेस में रहे और बीजेपी में आके मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के दौरान देखिए कि उन्हें आसाम की जिम्मेदारी दी गई। आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट का बहुत प्रमुख हिस्सा है, और बांग्लादेश का एक लंबा चौड़ा बॉर्डर पड़ता है। वहां पर तमाम वो मुद्दे हैं जो यूपी में है और जो बीजेपी के नैरेटिव होते हैं, और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता उसे पूरा कर रहे हैं। साथ में चंपई, जब चंपई सोरेन पश्च झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर वहां से निकल कर आते हैं, तो वह सब कुछ जो मैनेज होता है, जो भूमिका होती है सब कुछ संभालने की, वो हेमंत सोरेन की होती है। और हेमंत सोरेन बड़ी आसानी से चंपई को बीजे में शामिल करा लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक मुलाकात भी हुई थी हेमंता और ममता बनर्जी के बीच में, और उस मुलाकात के कई मायने निकाले गए थे, उस वक्त भी और अभी भी निकाले जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता के बीच में जो भूमिका है, वो अगर कोई निभा रहा है पुल की भूमिका, तो वो निभा रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। और उनको बखूबी से पता है कि ममता बनर्जी की जरूरतें क्या हैं, बंगाल बॉर्डर की चुनौतियां क्या हैं, और बांग्लादेश बॉर्डर की चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सीमा पश्चिम बांग्लादेश के साथ लगती है। दोनों राज्यों की स्थितियां लगभग एक जैसी हैं, और दोनों राज्यों में एक जगह हिंदू राजनीति हो रही है, एक जगह कट्टर मुसलमान राजनीति हो रही है, तो दोनों बहुत बेहतर से पुल की भूमिका निभा लेते हैं। हेमंता विश्व शर्मा। अब 5वां जो प्यादा है, उस पर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप दर्शकों को लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बीजेपी इस पूरे केस में अपना फायदा भी देख रही है, और किसी भी घटना का पॉलिटिकल फायदा पार्टियां देखती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में कफन घोटाला भी हो जाता है, बोफोर्स भी हो जाता है, तो दोनों तरफ होता है। ये नहीं कि एक पार्टी कर रही है, दूसरी बोल रही कि नहीं, हमको नहीं करना है। तो बीजेपी मुझे लगता है सेंटर में इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी, उस वक्त आपको अपना साथ देना पड़ेगा। और इन 5 पदों के बीच पश्चिम बंगाल का केस उलझा सा है। अब बताइए कि जो बात अभिषेक कह रहे हैं कि 40 मिनट देर से कोर्ट में सीबीआई पहुंचती है, सीबीआई की 5 टीमें लगी हुई हैं। उस टीम को क्या यह नहीं पता है कि यह देश का सबसे गंभीर विषय है, और मीडिया की नजरों के साथ साथ समाज के नजरों में भी सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जिसकी खबर देखकर और घर की मां बहनें डरी हुई हैं। अब इस स्थिति में आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को सही तथ्य नहीं पहुंच रहे हैं, सीबीआई को कोई सबूत नहीं दे रहा है। सीबीआई जाके कोर्ट से कह रहा है कि साहब, हमें तो डायरी ही नहीं सौंपी गई। अब इस सिस्टम में आप कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? यहां मुझे एक नेता याद आते हैं, वह नेता हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के एक केस के बारे में बता रहा हूं कि क्या जो बातें मैं कह रहा हूं, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन के साथ उसे जोड़ दीजिए तो पश्चिम बंगाल केस सुलझ होता हुआ नहीं दिखेगा। बात यह है कि कानपुर में जब विकास दुबे का कांड हुआ था, तो विकास दुबे का एक सहयोगी हुआ करता था दोस्तों,
और उस सहयोगी को आपने योगी आदित्यनाथ सरकार के कई अधिकारियों के साथ उसके फोटो आपने देखे थे। उस फोटो के बाद यह कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ इसे माफ कर देंगे या योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन विकास दुबे की कार्रवाई इतनी सख्त होती है कि दुनिया में आज भी या खास तौर से भारत में जब भी किसी कार्रवाई की बात की जाती है तो विकास दुबे का जिक्र जरूर किया जाता है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव था कि विकास दुबे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, विकास दुबे को जेल में डालिए और उसे संरक्षित करिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। मैं योगी को ही वजीर कह रहा हूं। अगर योगी आदित्यनाथ बंगाल पहुंच जाए तो आप बताइए कि अगर उनके पास कंट्रोल आ जाए, अगर उनके पास होती होम मिनिस्ट्री, अगर उनके पास ताकत होती तो क्या बंगाल में सीबीआई पश्चिम, बंगाल पुलिस सीआईसीआई सफ और वहां के प्रोफेसर आरएस करर अस्पताल में जो घटनाएं हुई वो सब क्या मनमानी कर सकते थे? आप मुझे बताइए। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं क्योंकि इसका जो अगला विषय है वह बहुत गंभीर है। उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि बंगाल का जो कनेक्शन है वह बांग्लादेश के साथ क्या है। मुझे लगता है जो 5 प्यादे हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री बंगाल के होते तो मानकर चलिए शतरंज की चाल के हिसाब से अगर देश के गृह मंत्री होते तो क्या बुलडोजर अर्जीकर मेडिकल कॉलेज पर चल जाता तो सबूत नहीं मिटते? यह सवाल भी उन लोगों के मन में है जो बुलडोजर विरोधी बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बुलडोजर संदीप घोष के आलीशान महल पर चलता तो क्या कोई राज नहीं खुलकर आते? क्या संजय रॉय के घर पर अब तक बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्हें इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई कर रही है फाइल दर फाइल। कभी फाइल यहां कोर्ट में दिल्ली भेजती है, कभी इंफॉर्मेशन ईडी को देती है कि आप आइए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कीजिए। भैया आप जांच करने गए थे, डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग से जांच हो जाता, वो अलग विषय है। आप इस केस को घुमाने के लिए ईडी के पास ले जाते हैं। अब ईडी और सीबीआई जिस जांच में फंस जाए वो जांच कितना लंबा चलेगा? आप जानते हैं देश उदाहरण देख चुका है, सुशांत से लेकर आरुष से लेकर तमाम केसों में। तो फिर सवाल यह है कि क्या 5 प्यादे जिनका नाम मीडिया में लिया जा रहा है, जिनका नाम आप ले रहे हैं, क्या वही लोग इस केस के पीछे ऐसे छिपे हैं कि सामने न सीबीआई के आते हैं न किसी की नजर पड़ती है, या फिर सामने आने के बाद पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? ये सब क्या चल रहा है? साथियों आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।